नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार में अब बात तो चुनाव की ही होगी और जब चुनाव की बात शुरू हुई है, चुनाव तो निर्धारित समय पर ही होंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन कई लोग अब भी अनुमान व्यक्त करते रहते हैं। अमित शाह की आज हम बात करना चाहते हैं। देखिए, भाजपा की राजनीति के चाणक्य देश के नंबर 2 और यूँ कह सकते हैं कि वह निर्णायक हैं। तो कल अमित शाह ने गुजरात में कहा और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद थे कि अब हम बिहार में डेरा डंडा डालकर रहने वाले हैं, वहीं चलिए। यह भी कहा कि अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया, अब माता जानकी का मंदिर बिहार में बनेगा, लेकिन डेरा डंडा डालकर रहेंगे बिहार में। इस बयान के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। बीजेपी वाले तो बहुत ही खुश हैं, अमित शाह यहीं रहेंगे, लेकिन जेडीयू के भीतर बेचैनी है। अब तक के चुनावों में हम यह देखते रहे हैं कि अमित शाह का कार्यक्रम लगता रहा है, वह दिल्ली से आते जाते रहे, कई दिनों का प्रवास भी कर लेते हैं, लेकिन डेरा डंडा डालकर रहना यह बड़ी बात हो जाती है। और यह बात देखिए, जेडीयू के अंदर खाने में कई तरीके की चर्चाएं भी शुरू हो गई कि जब अमित शाह बिहार में डेरा डंडा डाले रहेंगे तो चुनाव का नेतृत्व कौन करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। क्या यह नीतीश कुमार की सेहत से जुड़ा मसला भी है? 2000 से ही हम लोग चुनाव देखते आ रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए, या फिर 2015 में जब महागठबंधन को लीड कर रहे थे नीतीश कुमार। एनडीए की बात हो या महागठबंधन की बात हो, वहां नीतीश कुमार रहे हैं। तो चुनाव के वक्त न सिर्फ उन्होंने नेतृत्व किया है, बल्कि पूरे चुनावी कैंपेन के बारे में रिपोर्ट भी नीतीश कुमार को ही किया जाता रहा है, चाहे जितने घटक दल हो, जितने सहयोगी दल हो। लेकिन अमित शाह जब पटना में होंगे तो क्या लोग नीतीश कुमार को रिपोर्ट करेंगे या फिर अमित शाह को रिपोर्ट करेंगे? क्या इससे बात बनेगी या बिगड़ेगी? क्योंकि आज तक के एजेंडा कार्यक्रम में अमित शाह ने क्या कहा था, बिहार के मुख्यमंत्री का फैसला तो चुनाव के बाद होगा। तो यह बात बड़ी हो गई है कि वो डेरा डंडा डाले रखने वाले हैं, और डेरा डंडा डालेंगे तो कौन किसे रिपोर्ट करेगा? क्या नीतीश कुमार अमित शाह को रिपोर्ट करेंगे, अमित शाह नीतीश कुमार को रिपोर्ट करेंगे, भाजपा वाले क्या करेंगे, जेडीयू वाले क्या करेंगे? घमासान देखने को मिलेगा। और इस बात का ऐलान सीट शेयरिंग के पहले कर दिया गया है। भाजपा के अंतर्मन में कुछ है, बिहार को लेकर कोई विशेष प्लान है, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद की कोई रणनीति है जिसे लेकर जेडीयू को भी अलर्ट होना चाहिए। यह सब बातें समझने की है और इन्हीं बातों पर हम आपका नजरिया जानना चाहते हैं। इसके आगे भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, बिहार में कल एक बहुत बड़ी लूट हुई, या यूं कहें कि सबसे बड़ी डकैती हुई आरा में तनिष्क ज्वेलर्स में। 25 करोड़ रुपए की डकैती। ठीक है, दो अपराधी मुठभेड़ में घायल भी हुए हैं, उनसे कुछ सोना बरामद भी हुआ है, लेकिन इस घटना ने और जिस तरीके के वीडियो फुटेज सामने आए हैं, वह भय पैदा करने वाला है। और इसके बाद इसकी चर्चा भी करेंगे। गोपाल मंडल जेडीयू के विधायक जिस तरीके से होली के रंग में रंगे हुए हैं, कभी गाल छू रहे हैं, कभी चुम्मे की बात कर रहे हैं, कभी नोट सटा रहे हैं, क्या यह बिहार को बदनाम नहीं करता है? माननीयों को क्या ऐसी हरकत करनी चाहिए और इसे कौन देखेगा, यह बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहीं से शुरुआत करते हैं। अमित शाह बिहार में डेरा डंडा डाले रखेंगे, इसके क्या मायने हैं? एनडीए की क्या तैयारी है? नीतीश कुमार की सेहत से भी यह जुड़ता है या बस ऐसे ही है? अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इस ये बड़ी आपने कहा ना कि बात बड़ी हो गई है, तो जी। राजनीति के जो बड़े पहलू हैं और दूसरे कई पहलू हैं, हम्म। उन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे पहली बात ध्यान में आई, कल जो कार्यक्रम हुआ, ये कल का कार्यक्रम था बिल्कुल। जिसमें और ये शाश्वत मिथिला महोत्सव था। हाँ। अब आप सोचिए कि गुजरात में एक कार्यक्रम हुआ जिसका नाम था शाश्वत मिथिला महोत्सव बिल्कुल। 2025,
और मिथिला इलाके से ही आने वाले जो जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, संजय झा वहाँ मौजूद थे। जी। तो एक शाश्वत मिथिला महोत्सव में अमित शाह ने कई बातें कही, हुँ, जिसमें अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आपने कहा ही कि उन्होंने माता सीता के भव्य मंदिर की बात कही। उन्होंने मिथिला में मैथिली भाषा में कुछ ट्वीट्स भी किए। जी। मैथिली भाषा में कुछ लाइन्स भी बोली उन्होंने और हुँ, मिथिला पूरे रीजन की बड़ी तारीफ की। उन्होंने मिथिला अनुसंधान की, भवन का लोकार्पण भी किया गुजरात में। मिथिला भवन का लोकार्पण किया और अनुसंधान की धरती रही है, संवाद की धरती रही है। उन्होंने याज्ञवल्क्य और मंडन मिश्र तमाम ऐसे लोगों का जिक्र किया जो अभी बिहार के पॉपुलर डिस्कोर्स में जिनका जिक्र नहीं होता है। बिल्कुल। मतलब याज्ञवल्क्य का जिक्र आमतौर पर नहीं होता है। हुँ, जो लोग आर्यभट्ट और चाणक्य और मंडन मिश्र कहते हैं, वो भी याज्ञवल्क्य का जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन जी। अमित शाह ने किया, उनका जिक्र किया। हुँ, जिनसे दर्शन की शुरुआत होती है, मान लीजिए उसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, तो उनका जिक्र किया। उन्होंने मिथिला की खूब तारीफ की और मैथिली भाषा में उन्होंने ट्वीट की। हुँ, और आज प्रधानमंत्री मॉरिशस गए हैं, जहां से उन्होंने भोजपुरी में एक ट्वीट किया है। बिल्कुल। 5 लाइन का एक ट्वीट है भोजपुरी, और वहां गीत गवई के साथ भोजपुरी भाषा में गीत गा करके महिलाओं ने उनका स्वागत किया हुँ, और उन्होंने भोजपुरी क्षेत्र की और एक महान भाषा बताया भोजपुरी को। जी, तो बिहार में जो 2 सबसे बड़े क्षेत्र हैं भाषाई लिहाज से देखें, भोजपुरी का और मैथिली का, जी। पिछले 2 दिन में दोनों संयोग हो सकता है, संयोग हो, कोई हम लोग इसमें प्रयोग क्या माने, क्योंकि 12 मार्च को वहां मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने गए हैं प्रधानमंत्री। तो उन्होंने भोजपुरी की बात की गुणगान किया और अमित शाह ने मैथिली का किया। हुँ, तो ये एक भाषा की जो सॉफ्ट पॉलिटिक्स है, जिसकी लड़ाई आजकल हम लोग देख रहे हैं कि तमिलनाडु से लेकर के हिंदी की जो लड़ाई चल रही है, तो एक भाषा की सॉफ्ट पॉलिटिक्स, एक खुश करने की पॉलिटिक्स, मिथिला के लोगों को, भोजपुरी इलाके के लोगों को, वो कहीं ना कहीं इसमें अंतर्निहित बिल्कुल, है। बिल्कुल। ये जो पहली बात ध्यान में आई हमको, उसके बाद अब आप इसके राजनीतिक पहलुओं पर आइए। इससे इससे एक तो चुनाव का बिगुल बच गया। हम जी, लोग ये कह सकते हैं कि अब चुनाव का ऐलान हो गया, चुनाव आयोग जब घोषणा करे। लेकिन बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव का बिगुल बच गया जब अमित शाह ने कहा कि वो बिहार में डेरा डंडा डाल करके बैठेंगे। हुँ, आखिरी बार अमित शाह को डेरा डंडा डाल करके चुनाव लड़ाते हुए हम लोगों ने 2014 में देखा है, जब वो राष्ट्रीय महासचिव थे और उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। बिल्कुल। तब वो उत्तर प्रदेश में बैठे थे और डेरा डंडा डाल करके उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ाया था उन्होंने। हुँ, और नतीजा हम सब लोगों ने देखा था कि 80 सीटों में से 73 सीटों पर एनडीए जीता था, 70 सीट पर तो अकेले भारतीय जनता पार्टी जीती थी। हुँ, वो आखिरी बार था जब डेरा डंडा डाल के चुनाव लड़ाया था उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने। उसके बिल्कुल। बाद अमित शाह सेनापति की तरह, जैसे भारत का सेनाध्यक्ष होता है, हुँ, राष्ट्र सेना प्रमुख होता है, उस हैसियत में आ गए और उन्होंने अपने नीचे जनरल्स पैदा किए, जो जनरल्स चुनाव लड़ाते हैं भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक चुनाव लड़ने की मशीनरी में तब्दील किया और हुँ, उस मशीनरी के अलग अलग जनरल्स जो हैं वो चुनाव लड़ाते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान हरियाणा में चुनाव लड़ा रहे थे, या भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा रहे थे, हुँ, हेमंत बिस्वा शर्मा गुजरात ये झारखंड में चुनाव लड़ा रहे थे। तो इसमें कुछ ज्यादातर जनरल्स उनके सफल ही होते हैं। जी, तो इस बार जनरल्स नहीं बैठ रहे हैं, या जनरल्स भी बैठेंगे तो उनके ऊपर कमांडर भी बैठेगा, सर्वोच्च कमांडर जो है वो खुद वहां बैठेगा और चुनाव लड़ाएगा। हुँ, इससे एक तो अपनी गंभीरता जाहिर की है उन्होंने कि बिहार का चुनाव हम बहुत हल्के तरीके से नहीं लड़ने जा रहे हैं, बहुत बिल्कुल। गंभीरता से लड़ने जा रहे हैं। पहली हुँ, बात तो ये है। हुँ, दूसरी बात ये है कि चुनाव का नेतृत्व, जो हमने एक दिन और बातचीत में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी करेगी, जेडीयू के चुनाव का भी नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करेगी। अच्छा। तो हुँ, ये होने जा रहा है। हुँ। 2 बातें हैं, 2 बातें मतलब एकदम ध्यान से 2000 हम की जो पहले, परंपरा चली आ रही है, वो परंपरा इस बार टूट जाएगी, वो जेडीयू का परंपरा टूट नेतृत्व रही है, बीजेपी ही करेगा। हाँ, वो परंपरा टूट रही है। दोनों बातें हमने अलग-अलग दिन बातचीत में कही कि जी, चुनाव, पूरे एनडीए को चुनाव बीजेपी लड़ाएगी। हुँ। और दूसरी ये बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा, अब वो, नीतीश कुमार के चेहरे हाँ, पर नहीं, नहीं, नीतीश नीतीश कुमार इस बार कुमार के नेतृत्व चेहरे करेंगे। हाँ, नेतृत्व करेंगे। जैसे जी, एकनाथ शिंदे ने नेतृत्व किया वहाँ महाराष्ट्र में, या जैसे शिवराज सिंह चौहान ने नेतृत्व किया बिल्कुल। मध्य प्रदेश में, हुँ, उस तरह से नीतीश कुमार नेतृत्व करेंगे। जी, उनका नेतृत्व होगा हुँ, और उनका चेहरा अभी घोषित नहीं किया जाएगा कि मुख्यमंत्री पद के, अगर घोषित करना करके चुनाव लड़ना होता तो अब तक चुनाव हो गया रहता। अभी जो अच्छा, राजनीति समझ में आ रही है, हुँ, उस राजनीति के हिसाब से तो ऐसा नहीं लगता है कि अभी जो नीतीश कुमार जिस दिशा में बढ़ रहे हैं अपनी सेहत को लेकर के, जिस तरह की चर्चाएं हैं, आज से 6 महीने के बाद उनके नाम पर आप उनका मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके आप चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। ये स्थिति अभी नहीं दिख रही है। हालांकि हुँ, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी की स्थिति में 2 बातें एक साफ होती दिख रही हैं। एक तो एनडीए के चुनाव का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करेगी हुँ, और दूसरा चेहरा नरेंद्र मोदी का होगा, उनके कामकाज का चेहरा होगा। सारी बड़ी घोषणाएं जो बजट के बाहर की होंगी वो प्रधानमंत्री करेंगे। तमाम तरह की सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की जो योजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास होगा, वो सब नरेंद्र मोदी करेंगे।
नहीं, तो राज्य सरकार नरेंद्र की योजनाओं का लोकार्पण भी नरेंद्र मोदी करेंगे। नहीं, भारत सरकार की जो योजना भारत है, सरकार की भारत योजना सरकार है। की जी, योजनाओं से जो चल रहा है, देखिए अब राज्य जी। सरकार की तो कोई योजना अभी शुरू हुई नहीं, बजट तो हम बिल्कुल। लोगों ने देख ही लिया। उस हुँ, बजट में कौन सी ऐसी बड़ी योजना है जिसका आप उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे? जी। भारत सरकार घोषणा करेगी, हुँ, प्रधानमंत्री घोषणा करेंगे, जो कई अस्पताल और एयरपोर्ट, अभी जैसे अस्पताल एयरपोर्ट्स की घोषणा हुई है, मान लीजिए उसका शिलान्यास होगा, कुछ और हॉस्पिटल्स की घोषणा हो जाएगी, मखाना बोर्ड बनाना है आपको, एक जो फूड प्रसंस्करण का एक इंस्टीट्यूट बनाने की बात हुई है, ये सब जो बातें हुई हैं, इन हुँ। सब के उद्घाटन हो। हाँ, जो माँ जो सीता के जितनी मंदिर के निर्माण का यूनिवर्सिटी, शिलान्यास भी कर दिया जाएगा। हाँ, वही शिलान्यास भी कर दिया जाएगा। उसमें क्या हाँ, है, जब 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 चुनाव की के माहौल में आधा बने हुए मंदिर का उद्घाटन हो गया अयोध्या में, तो बाकी क्या चीजें हैं, सबका उद्घाटन शिलान्यास होगा साथ-साथ, आप पटना बिल्कुल। एयरपोर्ट और हुँ, तमाम चीजों का। हुँ। वो सब प्रधानमंत्री करेंगे। जी। तो अपने आप एक बात, जब एक चर्चा आएगी कि उनका चेहरा है, उनका चेहरा सबसे चमकदार है, उनके चेहरे पर, उनके नाम पर, उनके काम पर हम चुनाव लड़ रहे हुँ, हैं। ये 2-3 चीजें अभी इनके बयान से, अमित शाह के बयान से साफ हो गई। बिल्कुल। अब उसके बाद अब ये जो आपस का जो कोऑर्डिनेशन है, वो कैसे हुँ, बनेगा? जी। वॉर रूम कहाँ होगा? बीजेपी के वॉर रूम में ही क्या एनडीए का भी वॉर रूम होगा, या बीजेपी जेडीयू का अलग-अलग वॉर रूम होगा? हुँ, अलग-अलग होगा तो कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? ये तमाम चीजें, ये निटी-ग्रिटी की चीजें तय करेंगे बाद में। जी। वो तय हो जाएगी चीजें, हुँ, उसमें दिक्कत नहीं है। और जो छोटी पार्टियां हैं, तीनों जो सहयोगी पार्टियां गठबंधन में, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की हो, या जीतन राम मांझी की हो, वो सबसे ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि हुँ, उनको, उनमें से किसी की हैसियत, एक चिराग पासवान को छोड़ दें, तो बाकी लोगों की ऐसी स्थिति नहीं है कि बहुत बहुत गंभीर, बहुत कड़े मुकाबले में खूब खुले हाथ से पैसा खर्च करके चुनाव लड़े। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। है भी तो वो खर्च करने की मानसिकता रहती नहीं है बिहार में किसी नेता की। हुँ, तो अगर ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है और अपना खजाना खोलेगी, अपने पैसे खर्च करेगी, अपनी सोशल मीडिया की टीम लगाएगी, मीडिया की टीम लगाएगी, कैंपेन की टीम लगाएगी, एआई की टीम लगाएगी, टेक्नोलॉजी की टीम लगाएगी, और हम लोगों को कुछ नहीं करना है, चेहरा हम लोग का कैंडिडेट खाली होगा और लड़ाने का काम बीजेपी करेगी, तो वो लोग बहुत खुश होंगे। जी। लेकिन जेडीयू में नाराजगी होगी, जेडीयू में निराशा होगी हुँ। और आशंका होगी। नहीं, आपको क्या लगता है देखिए जब खजाना खोलने की बात आपने की, भारतीय जनता पार्टी ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए, जीतन राम मांझी की पार्टी के लिए, चिराग पासवान की पार्टी के लिए भी मान लीजिए, चिराग पासवान के पास उम्मीदवार होते हैं जो स्वयं चुनाव लड़ने में सक्षम होते हैं, यह तो पता ही होता है। क्या जेडीयू के लिए भी खजाना खोलेगी बीजेपी या उधर कुछ कंजूसी रहेगी? नहीं, उधर वो इस पर डिपेंड करेगा ज्ञानेश्वर जी, कि सीट बंटवारे में जी। कितनी मोल-भाव होती है, हुँ, कितना मोल-भाव आप करते हैं। हुँ, अगर बीजेपी के हिसाब से सीट बंटवारा होता है, जेडीयू के लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कम सीटों पर, या सीटों की जो अदला-बदली की बातें हैं, उसमें बीजेपी के हिसाब से सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो हुँ। बीजेपी को उनके लिए भी खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी अच्छा। उनका भी चुनाव लड़ा सकती है। हुँ, मतलब कैंडिडेट को पैसे देने की बात नहीं, लेकिन जो बिल्कुल। ओवरऑल कैंपेन प्लान करना होता है, एनडीए हुँ, का जो कैंपेन प्लान करना होता है, देखिए इसमें बीजेपी का भी फायदा है, ये बीजेपी का अपना एजेंडा है ना। अगर मान लीजिए कि वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और अमित शाह चुनाव लड़ा रहे हैं, हुँ, और तो जेडीयू अगर जितनी भी सीटों पर लड़ेगी, उन सीटों पर भी तो एजेंडा मोदी का ही बनाना है। बिल्कुल। तो उसके लिए तो वो तो जेडीयू नहीं बनवाएगी। हुँ। तो आपको वैसे भी खर्च करना है, जेडीयू के वैसे भी कैंडिडेट्स के। बीजेपी को पता है कि नीतीश कुमार के बाद क्या जेडीयू का क्या हाल होने वाला है। हाँ, क्या हाल होना है, वो हाँ, पता है। और वो सब पता है कि कि जेडीयू को नीतीश कुमार के बाद, या रिटायरमेंट के बाद, या उनके हाशिए में जाने के बाद जी। सबसर्विएंट की भूमिका निभानी है, सबऑर्डिनेट की भूमिका निभानी है। हुँ, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि शिवसेना और मतलब इनकी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उनकी क्या नाम है उनका, अजीत पवार की एनसीपी जैसे बिल्कुल। कर रही है। जी। तो सहयोगी पार्टियों की स्थितियां अभी कैसी हो गई हैं, ये किसी से छिपी नहीं है ज्ञानेश्वर जी। उस पर हम हुँ, लोग कभी और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं कि आज देखिए असम गण परिषद की क्या स्थिति सही है। बात एक है। समय जिस पार्टी ने सरकार बनाया, जो आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, हुँ, आज एक एमपी की पार्टी रहती है और हुँ, पूरी तरह से निर्भर रहती है भारतीय जनता पार्टी पर। आज बिल्कुल। जेडीएस की क्या स्थिति है? हुँ, जेडीएस अब पूरी तरह से निर्भर है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। हुँ, एकनाथ शिंदे पूरी तरह से अब निर्भर हो गए, या तो आप उद्धव ठाकरे की तरफ जाइए, नहीं तो आप उसके ऐसा ऐसा है कि भूमिका में रहिए। आज हुँ, अकाली दल की क्या स्थिति है आप देखिए। ये हम सब उन पार्टियों की बात कर रहे हैं जो बीजेपी के अलाई पार्टनर रहे हैं और एक समय इनके बड़े दिग्गज नेता रहे हैं। प्रफुल्ल कुमार महंता, क्या जलवा था प्रफुल्ल कुमार महंत का, लोग सीखने जाते थे राजनीति उनके यहाँ। प्रकाश सिंह बादल बिल्कुल, का क्या जलवा था, एसडी बिल्कुल। देवगौड़ा प्रधानमंत्री रहे थे। हुँ, तो ये पार्टियां किस गति को प्राप्त हुई हैं, क्योंकि इन, जबकि इन पे कई पार्टियों के नेता आगे भी निकल गए, सेकंड लाइन की जी। लीडरशिप आ गई तब भी। हुँ, तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी ऐसी ऐसी इस तरह की राजनीतिक तैयारी कर रही है, जिसमें कमान पूरी तरह से उसके हाथ में रहे। हुँ, सीट शेयरिंग में, मतलब ड्राइविंग सीट पर बीजेपी रहे। अच्छा। अब उसमें
हाँ, ड्राइविंग सीट पर बीजेपी रहेगी। हम्म, जेडीयू किस तरह से उसमें अपने पीछे वाली सीट पर बिठाते हैं, ये एक देखने की बात होगी। देखिए, नीतीश कुमार अगर सही तरीके से अपने दिमाग में अपने बेस्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ में रहते, तो फिर बिल्कुल। ये स्थिति नहीं आती। ये हम्म, स्थिति किसी हाल में नहीं आती। कोई आदमी उनको टर्म डिक्टेट नहीं कर सकता था हम्म, नीतीश कुमार। लेकिन वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो टर्म एंड कंडीशंस डिस्कस कर सके भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ। हम्म। वो ऐसी स्थिति नहीं है उनकी। उनके बिहाफ में दूसरे लोग करेंगे। और हम लोग जितना जानते हैं, या बिहार की जनता जितना जानती है नीतीश कुमार के सेहत के बारे में, बीजेपी आला कमान को तो निश्चित रूप से उससे ज्यादा जानकारी है। बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है, रोज की रोज खबर है। खबर है, रोज के रोज की खबर है कि वो उनके हाँ, घर में अंदर क्या हो रहा है, वो किस हाँ, स्थिति में है, उनका कैसे, क्या मतलब किस तरह से संभाला जा रहा है। जी। तो उनको पता है ऐसी, तभी इसीलिए बीजेपी इतना आगे बढ़ के और वहां समय से पहले, इतना पहले अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है बीजेपी। हम्म, बीजेपी अब चुनाव लड़ाने के वहां मूड में है, लड़ने के मूड में है। ये तो ये हम्म। तय हो गया। जेडीयू कैसे हैंडल करेगी, क्या उसकी स्थिति रहेगी, ये निटी ग्रिटी की बातें छोड़ दे, लेकिन अभी लग रहा है कि बीजेपी उसको तो पीछे अपने बिठा करके कुल मिलाकर जेडीयू को तो लाचार और बेबस स्थिति में ही पा रहे हैं कि देखिए सीट शेयरिंग में ही मालूम हो जाएगा कि बराबर, या जो बड़ा भाई का सपना था कि कुछ सीटें हमारी अधिक, यह होता है कि नहीं होता है। और फिर इसका मतलब चुनाव में रिपोर्टिंग अथॉरिटी भी किन्हें रिपोर्ट करना है, वो अमित शाह ही होंगे, जब पटना में बैठे होंगे वही तय करेंगे कहाँ कौन सा कार्यक्रम लगेगा, कहाँ कौन सा प्रचार का मुद्दा होगा, कहाँ कौन सा प्रचार पहुंचाया जाएगा, कौन सा उम्मीदवार होगा, सब कुछ तय करेंगे अमित शाह। सब कुछ तय करेंगे। वो पटना में नहीं भी बैठे हैं, डेरा जी। डंडा डालने की बात उन्होंने कही, नहीं भी बैठे हैं, और वार हम्म, रूम बना दे जाके, और हम्म, आते जाते वहां रहें और वार रूम उनको रिपोर्ट करे, इसका मतलब कमान उनकी है। हम्म, सब चीजें वो तय करेंगे। किस किस नेता की रैलियां होंगी, सभा होंगी, कहाँ हेलीकॉप्टर उतरना है, कहाँ चार्टर्ड पहुंचना है, क्या कैंपेन का प्लान होगा, कौन कौन एजेंसी सर्वे कर रही है, कौन कौन एजेंसी ग्राउंड पर काम कर रही है, ये सब काम बीजेपी करेगी। अमित शाह की रिपोर्टिंग में होगा। ये जी। समूचा एनडीए का कैंपेन अब हम्म, ये एक लिहाज से ठीक भी है कि एक कोहेसिव कैंपेन हो, एक कॉम्प्रिहेंसिव और कोहेसिव कैंपेन हो, जिसमें बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। बिल्कुल। और वो कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी है कि एक वॉर रूम बने, और उस एक वॉर रूम से तमाम उसको कैंपेन को कंट्रोल किया जाए, उसको निर्धारित किया जाए। ये काम करेंगे। हम्म, अब इसका चुनाव का असर, जो आपने कहा कि इसका जी। चुनाव पर क्या असर होगा, हम्म, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, ये तो पहली बात, जो पहला पहलू जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये तो पार्टियों का इंटरनल बात है। ये तो आपस में वो लोग तय कर लेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मोल भाव करके हम्म, आपस में तय कर लेंगे। इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये उनके हाथ की चीज है। जी। ललन सिंह और संजय सही झा जगह बैठ है। गए, अमित शाह बैठ गए, और इन लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये उनके हाथ की बात जी, है। बिल्कुल। लेकिन चुनाव में तो जनता के हाथ में है। 14 करोड़ बिहार की जो जनता है, उसके हाथ में है। हम्म, वो तो इनके हाथ में नहीं है। वो इनके हाथ में होता तो कब का चुनाव जीत चुके होते। सही बात है, सही लेकिन बात। अकेले लड़े थे, 15 में जीत जाते, लेकिन वो नहीं जीत पाते हैं। तो उसका कारण ये है कि जनता, बिहार की जनता जरा दूसरे तरीके से राजनीति करती है, समझती जी। है। हम्म, जिस तरह, जितनी आसानी से उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है, उस तरह से बिहार में नहीं होता है। बिल्कुल नहीं उस होता, तरह बिल्कुल नहीं होता है, से बिल्कुल नहीं होता है। और लोकसभा चुनाव में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग वोट देते हैं, हम्म, उसको कम्युनल पोलराइजेशन समझने की जरूरत नहीं है। वो कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं है। वो जी। लोग इस उम्मीद में देते हैं कि एक बड़ा नेता है जो देश के लिए अच्छा कर रहा है। हम्म, देखिए, बिहार के लोग हमेशा देश के बारे में सोचते हैं। देश के बिल्कुल। लोग भले बिहार के बारे में ठीक से नहीं सोचें, हम्म, बिहारियों के बारे में अपमानजनक तरीके से सोचें, अच्छा नहीं सोचें उनके बारे में, लेकिन बिहार हमेशा देश के बारे में सोचता है। जी। तो प्रधानमंत्री को जो वोट देते हैं, वो देश के लिए वोट देते हैं कि एक अच्छा हम्म, काम कर रहे हैं, देश की तरक्की होगी, उसमें बिहार की भी तरक्की होगी, ये बिहार के लिए भी कुछ करेंगे, इस उम्मीद में देते हैं। हम्म, वो ऐसा नहीं कि कम्युनल पोलराइज होकर के, और हिंदू हिंदू मुस्लिम कभी नहीं होता है चुनाव में, वोट मिल जाता है बीजेपी। तो विधानसभा चुनाव में उस तरह का वो नहीं होता, चूंकि अब नरेंद्र मोदी को नहीं बनना है बिहार का मुख्यमंत्री। बिल्कुल। तो वहां कैसे चुनाव होगा, वहां हम्म, बिहार की जनता कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, अगर वो देखेगी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव लड़ा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और अमित शाह की कमान में चुनाव हो रहा है, कि हाँ, महाराजा धीराज तो यह नरेंद्र भी मोदी माना है। जाएगा ना कि भाई अब तो राजा यही हो गए, अब तो नीतीश कुमार हाँ, राजा है नहीं, चुनाव के बाद क्या हाँ, होगा क्या नहीं होगा, नीतीश कुमार बनेंगे नहीं बनेंगे, जनता के जहन बिल्कुल में सवाल पहले ही आ जाएगा। बिल्कुल सवाल आएगा। हाँ, ये कि एक महाराजा धीराज नरेंद्र मोदी और उनके सेनापति अमित शाह। जी। तो ये जो बात, अगर ये धारणा बनेगी, तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी और समूचे एनडीए के लिए। बिल्कुल। ये अगर अगर किसी ने, हालांकि उस तरह से उपराष्ट्रीयता, अभी बिहार में उपराष्ट्रीयता की जड़ नहीं जमी है, हम्म, या कोई भाषाई आग्रह उस तरह का नहीं है जिस तरह का बंगाल में है, या तमिलनाडु में है, दूसरे राज्यों में है, कई दूसरे जो भाषाई आधार पर बने हुए राज्यों में भी है। हम्म, ममता बनर्जी ने इसी का मुद्दा बनाया था।
जब अति बिल्कुल। होने लगी, जब नरेंद्र जी। मोदी और अमित शाह का ही चेहरा दिखने लगा और आपकी लोकल लीडरशिप थी ही नहीं, हुँ, आपकी लोकल लीडरशिप नहीं थी और जब 2 ये चेहरे दिखे, तो ममता बनर्जी को बहुत आसानी हो गई कि बांग्ला अस्मिता का मुद्दा बना दी। और बांग्ला अस्मिता का मुद्दा बना करके वो 2021 का चुनाव जीती, विशुद्ध रूप से बांग्ला बांग्ला अस्मिता का, उस स्टेट में जी। जहां लोकसभा चुनाव में लोगों ने 18 सीटें बीजेपी को दी थी हुँ, और ये लग रहा था कि विधानसभा चुनाव को बैठे-बैठे बीजेपी जीतने जा रही है। लेकिन जितना ज्यादा अमित शाह और नरेंद्र मोदी का चेहरा वहां दिखा, बांग्ला अस्मिता का दाव उतना ही उनका चल गया और वो 215 सीटें जीत गई। भारतीय जनता पार्टी 77 सीट पर रह गई, जिसमें से भी 9 विधायक छोड़ करके जा चुके हैं, हुँ। टीएमसी में चले गए, 77 हाँ में जी, से 9 चले 2000 गए। 2015 में बिहार में ही आपने देखा था ना कि बिल्कुल, नरेंद्र मोदी बिल्कुल, और अमित शाह बिल्कुल। क्या-क्या नहीं किए, गाय तक आ गई बात, लेकिन हुँ। नतीजा क्या आया था? हाँ, गाय की बात हो गई, पाकिस्तान की बात हो गई, ये भी बिल्कुल, कहा अमित शाह ने कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, लेकिन लोगों ने इसकी कोई परवाह नहीं की। जी। तो उस समय की स्थिति ये थी कि नीतीश कुमार अपने पॉपुलैरिटी के चरम पर थे और वो एक हुँ, लीड कर रहे थे महागठबंधन को। हुँ, आज नीतीश कुमार इधर होंगे, एनडीए बिल्कुल। की तरफ होंगे हुँ, और तब नरेंद्र मोदी और अमित शाह का चेहरा दिखेगा, तो ये इंडिया ब्लॉक जो है महागठबंधन है, उस महागठबंधन को बिहारी उपराष्ट्रीयता का मुद्दा बनाने में, बिहारी अस्मिता का मुद्दा बनाने में आसानी हो जाएगी। आज आशा ये है। इसीलिए ये अनायास नहीं है कि हुँ, गुजरात में शाश्वत मिथिला महोत्सव हो रहा है। जी, ये बिल्कुल, दिखाने के लिए कि गुजरात में स्वागत है बिहारियों का, गुजरात में बिहारियों पर कोई उनके साथ दुराव भेदभाव नहीं होता है, उन पर कोई अत्याचार नहीं होता है, हम लोग उनका स्वागत करते हैं, ये बिल्कुल। बताना है। हुँ, और प्रधानमंत्री भी भोजपुरी में ट्वीट कर रहे हैं, तो ये उस तमाम चीज़ों को, ये संभावना जो उठ सकते हैं, जो मुद्दे, उन सब मुद्दों को अभी से एड्रेस किया जाने लगा हुँ, है। इसके बावजूद ज्ञानेश्वर जी, बिहारी उपराष्ट्रीयता का मुद्दा बनेगा अगर होशियारी से आरजेडी, कांग्रेस, इंडिया ब्लॉक ने कैंपेन को प्लान किया अपना। जी, ममता बनर्जी के कैंपेन से कुछ सीखे और हुँ, उनसे भी बेटर पोजीशन में इसके लिए बैठे हुए हैं प्रशांत किशोर। जो प्रशांत किशोर गुजरात वर्सेस बिहार का मुद्दा बनाते रहे, सबसे पहले से बनाते रहे। बिल्कुल। उन्होंने हमेशा कहा है कि बिहार में का आदमी वहां कैसे पहुंचता है, वहां क्या होता है और बिहार में क्या होता है। हुँ, तो ये बिहार बनाम गुजरात का मुद्दा अगर बनता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नुकसानदेह होगा। इसको कैसे एड्रेस करेंगे, इसकी प्लानिंग अभी से करनी होगी। हो सकता प्रशांत है किया किशोर हुआ अलग होगा। क्या करें, इधर एक और मुद्दा उन्होंने आरबीआई से कोई रिकॉर्ड निकाल लिया है, जानकारी निकाली, डाटा निकाला है कि पिछले 30 वर्षों में बिहार के लोगों के द्वारा बैंकों में जमा किया गया 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों को लोन देने में काम नहीं आया है। ये 26 लाख करोड़ रुपया देश के दूसरे प्रदेशों के व्यापारियों को लोन दिया गया। यदि यह लोन बिहार के लोगों को मिलता, तो बिहार की आर्थिक स्थिति और बिहार का पिछड़ापन आज इस कदर नहीं रहता कि आप सिर्फ पर कैपिटा इनकम में बात करें पटना और बेगूसराय का। उसके बाद की क्या स्थिति है, ये हमको और आपको पता है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है। इस तरह की ये बहुत बारीक मुद्दा है, लेकिन ये जी। बात लोगों को समझ में आएगी कि हुँ, बैंक में जो हम पैसा जमा कर रहे हैं, हुँ, उससे दूसरे राज्यों में कारोबार फल-फूल रहा है, उनकी तरक्की हो रही है, उनका विकास हो रहा है। हमारे लिए, हमको हम बिहार में क्या है, जो हम लोगों ने देखा कितनी-कितनी हत्याएँ और कितना अपराध इस बात के लिए हो रहा है, सूद और ब्याज के पैसे के लिए। हुँ, गाँव में लोग 2000 ₹5000 5% से 10% तक सूद ब्याज पर महाजन से पैसे ले रहे हैं। हुँ, उनको बैंक से नहीं सुविधा है, तभी तो बैंक उनको उनको लोन नहीं दे रहा है, उनको आसान लोन नहीं मिल रहा है, इसी वजह से तो हो रही है चीज़ें। बिल्कुल। तो ये चीज़ें अपील कर सकती हैं कि हमारा पड़ा हुआ बैंक में जो पैसा है, वो दूसरी जगह इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन एक अब बात और है अजीत जी, एक बात और है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं, इस बात को मैं भी सहमत होता हूँ कि बिहार के कितने नेता हैं जो सीडी रेशियो को समझते हैं, इस बात की जानकारी ही नहीं होगी, तो उन्हें हमारा पैसा, हमें लोन, यह बात कहाँ से समझ में आएगी। हम बैंक में जमा करते रहेंगे पैसा और दूसरे प्रदेश वाले लोन लेते रहेंगे। सीडी हमारे नेताओं को समझदार होना, शैक्षिक होना, यह बहुत आवश्यक है आज के जमाने में। यदि आप सीडी रेशियो नहीं समझेंगे, जीडीपी नहीं समझेंगे, जीएसडीपी नहीं समझेंगे, तो आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे पटना का विस्तार हो रहा है, वैसे ही विस्तार होगा। होता रहेगा, ठीक बात है, वैसे ही हो रहा है, तो ये नहीं समझा बिल्कुल। पाएँगे ये लोग। हम दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर बहुत आसान भाषा में समझा देंगे। ये वो बिल्कुल। नहीं कहेंगे कि हम क्रेडिट डेट रेशियो की बात कर रहे हैं, वो हम्म, सिंपल ये बताएँगे कि हमने इतना रुपया जमा किया, 26 लाख करोड़ तो बड़ी रकम है ना, ये तो लोग हो गई। समझेंगे जी। कि 26 लाख करोड़ रुपया हमने जमा किया हुआ है बैंक में, हमको तो हम्म, इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग पर 4% और एफडी पर 6%, लेकिन हम्म, दूसरे लोग बिज़नेस करके इससे दुनिया भर का पैसा कमा रहे हैं। उनको बिल्कुल। आप मिल रहे हैं, उनके लिए अपॉर्च्युनिटी बन रही है, उनके लिए आप हम्म, मौके बना रहे हैं। तो ये बात लोगों को अपील करेगी। और हमने कल ही देखा, जब जब अमित शाह ने वहाँ गुजरात में कहा कि माता जानकी का, माता सीता का भव्य मंदिर बनेगा। ये अच्छी बात है, मंदिर बनना चाहिए। आपने अयोध्या में जब बनाया तो माता सीता का भी बनना चाहिए। जी। लेकिन लोगों ने उसी के सामने एक दूसरा स्टेटमेंट उनका रखा, जिसमें उन्होंने कहा
कि गुजरात में 10 बड़े स्टेडियम बनेंगे। हम्म। तो एक तरफ आप कहते हैं कि बिहार में मंदिर बनाएंगे, आप दूसरी तरफ कहते हैं कि गुजरात में स्टेडियम बनाएंगे, गुजरात में फैक्ट्री लगेगी, कारखाने लगेंगे, हम्म। सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री गुजरात में लग रही है, एयरबस और टाटा के साथ में टाई अप करके विमान बनाने की फैक्ट्री गुजरात में लग रही है, गाड़ियां बनाने की, आप जो मॉरिस गराज की गाड़ियां हैं उनके बनाने की फैक्ट्री गुजरात में लग रही है। तो जो तमाम बड़े इन्वेस्टमेंट है 60,000 करोड़ 1 लाख करोड़ का, वो इन्वेस्टमेंट जा रहा है गुजरात, और बिहार बिल्कुल। में आप कह रहे हैं कि हम मंदिर बनाएंगे। हम्म। तो इस बात की भी चर्चा सोशल मीडिया में हो रही है। हम्म। मंदिर बने ये अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ फैक्ट्री भी बननी चाहिए, उसके साथ साथ चीनी मिल भी लगने चाहिए। जो उस दिन हम कह रहे थे कि 40% चीनी, देश की 40% चीनी बिहार में बनती थी, तो अब क्यों बिल्कुल। नहीं बन सकती? भी बन हम्म। सकती है। और अब तो ऐसी तकनीक आ गई कि वहीं आप उसके 10 चीजें और बना सकते हैं, उसमें इंटीग्रेटेड फैक्ट्री लग सकती है। लेकिन ये सब सवाल भी उठेंगे। हम्म। इसी में प्रशांत किशोर जब कहेंगे, प्रशांत किशोर का हमने इसलिए जिक्र छेड़ा क्योंकि वो बिहारी उपराष्ट्रीयता की बात करते रहे और उसका प्रतिनिधि चेहरा है, हम्म। उसका प्रतिनिधि चेहरा है। वो बिहार के बिहारी होने की एक पहचान, बिहारियों को हाल के दिनों में जिस एक व्यक्ति ने गर्व का एहसास कराया है वो प्रशांत किशोर है। जिसको बिल्कुल। एक समझ में आता है, जिसको कुछ समझ में नहीं आया, चाणक्य का नाम जो लेता था वो प्रशांत किशोर का भी नाम लेता है, कि हम्म। जिसको मुख्यमंत्री बनना है उसको एक बिहारी की मदद की जरूरत होती है। चाहे बिल्कुल। दक्षिण में हो, पूरब में हो, उत्तर में हो, दक्षिण में हो, कहीं भी हो, हम्म। पश्चिम में हो, मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो उसको प्रशांत किशोर की जरूरत है। हम्म। तो उस प्रशांत किशोर अपनी इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, और हम्म। इसका फायदा हो सकता है आरजेडी को मिले। हम बार बार कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो नैरेटिव सेट करेंगे, हो जी। सकता है कि उसका चुनावी फायदा आरजेडी को मिल जाए। बिल्कुल सही बात बीजेपी है। के मतलब खिलाफ वो जो बात खत्म हो रही है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, प्रशांत किशोर तो आरजेडी को फायदा पहुंचाते दिखाई पड़ रहे हैं। हम तो पहले दिन से हम लोग चर्चा जी। कर रहे हैं कि वो बी हम्म। टीम तो किसी की नहीं है, हम्म। और वो ये भी मान के नहीं चल रहे हैं कि हमको इनको नुकसान पहुंचाना है, उनको फायदा पहुंचाना है, लेकिन वो अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं, जिसका जिसका बेनिफिट जिसको हो जाए, अपने बिल्कुल। लिए लड़ रहे हैं, वो अपनी पार्टी हम्म। के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम्म। कोलेट्रल बेनिफिशियरी कोई और भी हो सकता है। हम्म। तो ये एक उपराष्ट्रीयता वाली बात है और बिहारी अस्मिता की बात है, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के कैंपेन में चेहरा हावी होने से एक माहौल बन सकता है। हम्म। इसलिए जरूरी है कि अगले 6 महीने में बीजेपी, कम से कम 6 महीने में, अभी जो टाइम है, इस टाइम में अपनी लोकल लीडरशिप आगे कर दे, अच्छा। अपनी लोग अपने एक स्थानीय नेता को आगे कर दे, एक चेहरा हम्म। प्रोमिनेंट कर दे, इतना जिसके बारे में ये धारणा बन जाए कि ये मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल। तो ऐसा कोई चेहरा आप बनाए ना बनाए वो अलग चीज है, किस समय हम्म। बनाएंगे चुनाव, जैसे पूरे दिल्ली के चुनाव में सब हम्म। लोगों ने देखा कि एक डिफेक्टो सीएम कैंडिडेट के तौर पर परवेश वर्मा लड़ रहे थे। हाँ हाँ। वो भी एक अलग चीज है, हम्म। लेकिन लड़ रहे थे तो ये माहौल था ऐसा। इसका फायदा ये हुआ कि 12-13 जो जाट बहुल सीटें सारी बीजेपी ने जीती, हम्म। और दूसरी सीटों पर भी इसको उसको इसका फायदा हुआ। तो बीजेपी को अपना एक चेहरा, वहां एक प्रोमिनेंट चेहरा, जो चेहरा उसने आगे किया हुआ है, आप उसको दिखाना शुरू कर दीजिए, तभी बिल्कुल। होगा। ताकि ओवरशैडोड, अगर आपके चेहरे के नीचे ओवरशैडोड हुआ चेहरा बीजेपी के लोकल लीडरशिप का, हम्म। तो इसका फायदा तेजस्वी यादव को हो जाएगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार चेहरा नहीं है, लालू यादव नहीं है, और बीजेपी का कोई लोकल लीडरशिप नहीं है, तो इस लीडरशिप क्राइसिस का सबसे बड़ा फायदा तेजस्वी यादव को हो जाएगा। तो ये जो कैंपेन है, जिसकी बात कही है उन्होंने कि हम डेरा डंडा डाल करके बैठेंगे, वो अच्छी बात है। डेरा डंडा डाल के बैठेंगे तो चुनाव बहुत दिलचस्प हो जाएगा, चुनाव बहुत कायदे से लड़ा जाएगा, बहुत माइक्रो मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा चुनाव का। लेकिन वो ये गारंटी नहीं होगी कि उस माइक्रो मैनेजमेंट से और उस बहुत बढ़िया चुनाव लड़ करके बीजेपी चुनाव जीत जाए, क्योंकि एक लाख वहां चेहरे की कमी का एक असर होगा, चेहरे की कमी दिखाई देती रहेगी। और उसके मुकाबले तेजस्वी यादव जो महागठबंधन का चेहरा होंगे, नेचुरल स्वाभाविक चेहरा है, उनको लाभ हो जाएगा इसका। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंपेन प्लान किया, अभी मतलब कैंपेन प्लान तो जो किया होगा सो किया होगा, लेकिन अमित शाह ने जो घोषणा कर दी है कि हम डेरा डंडा डाल करके बैठेंगे और बीजेपी को चुनाव लड़वा, मतलब एनडीए को चुनाव लड़ाएंगे, बिहार में ही अब रहेंगे, तो इसका तो खैर ये तो बात हो गई अमित शाह की, अजीत जी देखिए, लेकिन एक और बात है, लॉ एंड ऑर्डर। देखिए कल जिस तरीके से तनिष्क में डकैती हुई आरा में, और जिस तरीके के वीडियो फुटेज सामने आए हैं, 25 करोड़ रुपए की डकैती, हाँ पुलिस एक्शन में जरूर दिखी है, भाग रहे 2 लुटेरों को पकड़ा गया है, उनके साथ मुठभेड़ भी हुई है, उन्हें गोलियां भी लगी है अपराधियों को, और कुछ जब्ती भी हुई है, लेकिन अपराधियों का यह हौसला चिंताजनक है, और इससे बिहार की छवि खराब होती है। देखिए तनिष्क एक बड़ा ब्रांड है, पहले पूर्णिया में डकैती हुई थी, और अब बिहार में, अब आरा में डकैती हो गई। आज राबड़ी देवी ने सवाल भी किया कि यह कैसा मंगल राज है। तो ऐसी घटनाओं को यदि नहीं रोका गया, तो जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यूएसपी है, ठीक है, पिछले कुछ महीनों में विनय कुमार नए डीजीपी और कुंदन कृष्णन एडीजी ने इसे बहुत थामने की कोशिश की है, लेकिन एक बड़ी चुनौती के रूप में कल की घटना है,
झारखंड में देखा ही आपने अमन साहू को किस तरीके से पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। तो बिहार की पुलिस को और सख्त होना होगा, यह बात भी स्पष्ट है। बिल्कुल, ज्ञानेश्वर जी, बहुत आप ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है, जी, क्योंकि पिछले कुछ समय से जब हम लोगों ने चर्चा भी की थी, जब कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी थी, तब उसके बाद स्थितियाँ ठीक होने लगी, तब भी हम लोगों ने चर्चा जी, की। लेकिन इस सबसे बड़ी चिंता की बात क्या होती है, ये 25 करोड़ की लूट जो है तनिष्क जैसे बड़े ब्रांड जी, में, दूसरे तमाम कारोबारियों के मन में एक भय पैदा करता है, बिल्कुल, अविश्वास पैदा करने वाली बिल्कुल। चीज़ है इससे। इससे उनको फिर से लगने लगता है, देखिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील जो है, वो पूँजी का निवेश होता हुँ, है। सबसे ज़्यादा संवेदनशील मामला होता है। ज़रा-सी हम लोग देखते हैं ना कि ज़रा-सी वो उतार-चढ़ाव की खबर होती है, लोग शेयर बाज़ार से पैसे निकाल जी, लेते हैं और शेयर बाज़ार पे गिरने लगता है। हुँ, तो कारोबारी अगर बाज़ार में पैसा खींचने लगेगा, पैसा इन्वेस्ट करने से डरने लगेगा, तो जो थोड़ी बहुत संभावना रोज़गार की या विकास की बिहार में है, उसको चोट पहुँचेगी, वो प्रभावित होगा। जी, सबसे बड़ी चीज़, इसको कानून व्यवस्था के साथ-साथ इसको लोगों के भरोसे, विश्वास, खास तौर से जो कारोबारी वर्ग है, बिज़नेस क्लास है, उसके अंदर भरोसे और विश्वास के तौर पर इसको देखने की ज़रूरत है, उसके क्राइसिस के तौर पर देखने की ज़रूरत है। हुँ, देखिए, बड़ा संवेदनशील मामला होता है पूँजी निवेश का, और आज की तारीख में हर स्टेट आपके लिए बाहें फैला करके खड़ा है कि आप आगे पैसा इन्वेस्ट करिए उसके। बिल्कुल, तो बिल्कुल। लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे बिहार में पैसा? और अभी हम लोगों ने देखा ना कि इसमें जो निवेश है अजीत जी, वो बिहारी का निवेश है। देखिए क्या मैं कल कल मेरे पास वही कई ज्वेलर्स के फ़ोन आए। हमने पूछा, वे पूछ रहे थे कि क्या करें, ऐसी स्थिति बनती जा रही है, ऐसे में कैसे कारोबार होगा जो आप चिंता ज़ाहिर कर रहे हैं। तो देखिए जो तनिष्क का मॉडल है वो फ्रेंचाइज़ी मॉडल है। ये 25 करोड़ रुपए की राशि कैसे हो गई? 25 करोड़ की डकैती कैसे हो गई? तो तनिष्क का जो भी शॉप लेते हैं या जो फ्रेंचाइज़ी लेते हैं, उन्हें 25 किलो सोना कम से कम रखना होता है। तो यह जो पैसा है वह किसी न किसी बिहारी निवेशक का है, और जब बिहार वाले इसमें भी निवेश करना बंद कर देंगे तो फिर बाहर वाले नहीं आ रहे, बिहार वाले भी बंद कर देंगे। हाँ, फिर ये भी जाके दूसरी जगह है ना, बिल्कुल, दूसरी जगह लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आइए पैसा निवेश करिए। बिल्कुल। और हम लोगों ने देखा अभी ललित मोदी का प्रसंग सब लोगों ने अखबारों में जी, पढ़ा होगा कि वानुआतू एक देश है हुँ, जो साउथ पैसिफिक में एक छोटा-सा द्वीपीय देश है। हुँ, वो 1 करोड़ 18 लाख में तो अपनी नागरिकता दे रहा है। बिल्कुल। कि आप आइए 1 करोड़ 18 लाख रुपए जमा करिए और वहाँ कोई टैक्स नहीं लगता हुँ, है, कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं है, कोई इनकम टैक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप आइए वहाँ बिज़नेस करिए, हुँ, दुनिया में कहीं भी बिज़नेस करिए, कंपनी का हेडक्वार्टर वनुआतू रखिए हुँ, और आनंद करिए आप। बिल्कुल। तो अब जब दुनिया के देश पैसे लेकर के नागरिकता दे रहे हैं, जब जब ट्रंप ने कह दिया कि 25 करोड़ हमारे यहाँ लगाइए आकर के, तो हम आपको नागरिकता दे देंगे अमेरिका की, तो जी, क्या दिक्कत है लोगों को? सही बात, सही बात। हुँ, आप जाइए 25-50 करोड़ रुपए अमेरिका में लगाइए और हुँ, नागरिकता लीजिए और अमेरिकन ड्रीम को आप जिए वहाँ, अमेरिकन ड्रीम का आनंद लें। तो ये जो जो थोड़े बहुत भी हुँ, पैसा लगाने वाले कारोबारी हैं, बड़े, अगर उनके साथ इस तरह की घटनाएँ होती हैं, तो ये पूरा कारोबार का माहौल बिगड़ता है, उनका उनका विश्वास टूटता है। फिर वो दूसरी जगह बाहर लगाने के लिए बाहर पैसा लगाने जाने लगेंगे और जो थोड़ी बहुत संभावना है, वो भी खराब हो जाएगी। इसको इस नज़रिए से देखने की आ ज़रूरत है। तत्काल बिल्कुल, पुलिस आखिरी सवाल देखिए, आखिरी सवाल, जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल के वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा? क्या यह जो है बिहार की छवि को नहीं खराब कर रहा है? नहीं, ये तो बहुत ही बैड टेस्ट में था, बहुत ही बैड टेस्ट में। एक तो आप बिहार की छवि खराब हो रही है, एक जनप्रतिनिधि के प्रति क्या बिल्कुल, जनप्रतिनिधि की छवि बन रही है कि बिहार का विधायक कैसा है। बिहार का भी हम लोगों ने देखा ही था कि एक एक माननीय विधायक टोपी लगा करके बिहार विधान परिषद में क्या बोलने जा रहे थे। बिल्कुल। उन्होंने रोका, लेकिन वो सुन ही लिए कि हुँ, क्या कहना चाह रहे हैं वो। हुँ, एक दूसरे विधायक हैं जो डांसर के गाल पर आप नोट चिपका रहे हैं, चुम्मा लेने की बात कर रहे हैं आप एक तो उस स्त्री का, जी, उस औरत का जो डांस कर रही है, उसकी गरिमा भी गिरा रहे हैं, हुँ, उसको भी अपमानित कर रहे हैं आप वहाँ स्टेज पर जाकर के। और आप जनप्रतिनिधि हैं, तमाम जनप्रतिनिधियों को भी अपमानित कर रहे हैं, बिहार की विधायिका को अपमानित कर रहे हैं, लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं। बिहार के लोग ऐसे मज़ाक, देखिए अभी हनी सिंह ने अपने गाने में भोजपुरी गाने का की अश्लील लाइनें डाल दी, हम लोग इतने आहत हो गए, केस मुकदमा सब हुआ है। हुँ। अब इसका क्या करेंगे? और ये तो जहानाबाद में केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका ने जो कहा, जो दिल्ली से स्थानांतरित होकर आई थी, इन्हीं सब कारणों से ना कहना हाँ। पड़ता है। फिर आप उस पर कैसे हमला, उसको हाँ, कैसे आप उसको कहिएगा कि वो गलत कर रही है? बिल्कुल। भाई इस बात को कैसे डिफेंड करेंगे आप? किस लॉजिक से डिफेंड हुँ, करेंगे? और वो भी ऐसे गोपाल मंडल को लेकर के, तो हमेशा बेसिर-पैर की बातें, हमेशा उल्टी-सीधी बातें। भाई ऐसी क्या मजबूरी है किसी भी पार्टी की? आप एक सिठार जाइएगा तो उसके बाद कयामत आ जाएगी। हुँ, लेकिन आप कुछ तो गरिमा बचाइए, सदन की, विधानसभा की, विधायिका की, लोकतंत्र की, बिहार की, किसी चीज़ की तो गरिमा बचाइए, स्त्री की, सबकी गरिमा। आप एक आदमी
सब पर मिट्टी डाल रहा है। बिल्कुल। ये तत्काल इस पर ही तो बड़े नेताओं को कार्रवाई करनी चाहिए भाई। हमको तो बड़ी हैरानी होती है गोपाल मंडल को लेकर के, पहले से भी हम सुनते देखते रहे कि वो जिस तरह की बातें करते हैं, और ये तो हद ही हो गई अश्लीलता की। चलिए, तो देखिए हद ही हो गई अश्लीलता की, बिहार के मुद्दों की और बिहार में होने वाले चुनाव की हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।